हेलो एवरीवन। आज हम जो इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था और एक और मैम ने बताया था कि क्या होती है CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो ऑक्टाहेड्रल में जनरली क्या होता है, दो पार्ट्स में स्प्लिट होते हैं, T2G और EG, जिसमें कि T2G क्या है, नीचे होता है और EG कहाँ होता है, ऊपर चला जाता है। ये देखिए यहाँ पे T2G के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं यानी कि DXY, DYZ एंड DZX वो क्या है, नीचे चले जाते हैं यानी कि लोअर इन एनर्जी हो जाते हैं। और EG के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हायर इन एनर्जी यानी कि अप साइड चले जाते हैं। टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, बिल्कुल ओपोजिट होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर क्या है, बिटवीन द एक्सिस एग्जिस्ट करता है, ना कि अलोंग द एक्सिस, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, E जो है वो नीचे आ रहा है यानी कि E की एनर्जी लोअर हो जाती है। इसका मतलब है dx² - y² एंड dz² लोअर डाउन इन एनर्जी, और T2 क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है यानी कि dxy, dyz एंड dzx दे इंक्रीज इन एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलोंग द एक्सिस लिगेंड्स लगे होते हैं, सॉरी बिटवीन द एक्सिस लिगेंड लगे होते हैं, और ये जो xy, yz एंड zx d ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होते हैं, ये बिटवीन द एक्सिस ही सिचुएटेड होते हैं, इसीलिए इनकी जो एनर्जी है वो राइज हो जाती है। अब फाइनली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, तो क्या माना जाता है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इलोंगेट होके बनते हैं ऑक्टाहेड्रल से। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन टेट्रागोनल एंड, तो यहाँ पे ध्यान रखिए ये वर्ड क्या है, टेट्रागोनल है ना कि टेट्राहेड्रल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ के कंफ्यूज कर देते हैं, टेट्रागोनल में टेट्राहेड्रल डिस्कस कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है। टेट्रागोनल अलग चीज़ है, टेट्राहेड्रल अलग चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल। तो आई रिपीट, द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स in tetragonal and square planar complexes can be easily understood from the known splitting of d orbitals in octahedral complexes. This is because tetragonal and square planar geometries can be understood by withdrawing two transligand from an octahedral complex. This process is called elongation. Generally, we consider the removal of transligand along the z-axis. तो यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम को देखिए, तो फर्स्ट फिगर में क्या बना हुआ है, एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो क्या हो रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है टेट्रागोनल में, टू ट्रांसलिगेंड्स आर एट लार्ज डिस्टेंस। तो क्या होने लग जाता है, ट्रांसलिगेंड दूर जाने लग जाते हैं मेटल से, ट्रांस पोजीशन पे इलोंगेशन शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या मिलता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। और फाइनली क्या है, ये जो ट्रांसलिगेंड है ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसके कारण हमें कौन सा कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, स्क्वायर प्लेनर। ट्रांसलिगेंड्स आर कंप्लीटली रिमूव्ड। तो यहाँ देखिए यही कहना चाह रहे हैं, एज द लिगेंड्स लाइंग ऑन द z एक्सिस आर मूव्ड अवे, द लिगेंड्स इन द xy प्लेन टेंड टू अप्रोच द सेंट्रल आयन मोर क्लोजली। तो अब देखिए z एक्सिस के आयंस दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, dz² एम्प्टी हो रहा है, dz² पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी लिगेंड की वजह से वो डिस्टर्बेंस खत्म हो रही है। और क्या हो रहा है, क्योंकि ये z एक्सिस वाले लिगेंड ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, xy एक्सिस के जो लिगेंड्स हैं उससे मेटल अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या है, देखिए ligands in the xy plane tend to approach the central line more closely. तो इस लाइन का ये मतलब है, as a result of increase in metal ligand bond along
Z axis, the repulsions from the ligands to the electrons in dz square orbital decreases, and therefore the energy of dz square orbital is decreased relatively to that in octahedral field. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो रही है. At the same time, the metal ligand bond along the x and y are shortened so that the d orbitals in xy plane dx square minus y square experiences greater repulsion from the ligands and therefore its energy is raised. तो हमारे पास EG में दो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक dz स्क्वायर होता है और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है. तो dz स्क्वायर की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी क्या हो रही है, रेज. सिमिलरली अब जिसमें भी z एक्सिस इन्वॉल्व है, यानी कि dxz एंड dyz, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, लोअर. द dxy एंड dyz ऑर्बिटल्स आर लोअर्ड इन एनर्जी because of decrease in repulsion effects along the z axis, while the energy of dxy orbital is raised. तो xy कहाँ रिमेन करता है, कंप्लीटली xy प्लेन में. ठीक है, तो इसी के कारण क्या है, xy की एनर्जी रेज हो जाती है और फाइनली हमें क्या मिल जाता है, टेट्रागोनली डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, टेट्रागोनली स्ट्रक्चर के जो मिडल वाला दिया गया है ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लानर के बीच में दिया गया है. तो सबसे ऊपर कौन चला गया, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. उससे नीचे कौन सा ऑर्बिटल हो गया, dz स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी रेज हो रही है और dz स्क्वायर की डिक्रीज हो रही है. अब T2G में क्या बोला गया था कि जो dxy है उसकी एनर्जी रेज हो रही है, तो वो ऊपर चला गया देखिए, और dyz एंड dzx इनकी एनर्जी क्या है, लोअर डाउन हो रही है. तो ये तो था टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. फाइनली हम किसकी बात करेंगे, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस की. तो फिर क्या हो रहा है, एज द ट्रांसलिगेंड लाइंग अलोंग z एक्सिस आर कंप्लीटली रिमूव्ड, कंप्लीटली चले गए, अ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. हमारे पास एक स्क्वायर प्लानर अच्छा सा कॉम्प्लेक्स बन गया है. In the square planar complex, there is further rise in energy of dx square minus y square and dxy orbitals. तो क्योंकि completely ही चले गए हैं, तो जो x एक्सिस पे जो ऑर्बिटल लाई करते हैं उनकी एनर्जी फर्दर इंक्रीज हो जाती है एंड फर्दर फॉल इन एनर्जीज ऑफ dx स्क्वायर dxz एंड dyz ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाता है, it has been observed that in square planar complexes the energy of dz square orbitals falls even below the dxy orbital. तो क्या हो रहा है, फाइनली ये इंटरचेंज कर गए हैं dxy एंड dz square. The change of an octahedral complex to a tetragonally distorted octahedron and finally to square planar rearrangement is shown in figure 11. तो ये फिगर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे अब देखते हैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में क्या हुआ है. तो यहाँ देखिए मिडल में जो dz स्क्वायर है वो क्रॉस ओवर हो गया, नीचे आ गया है, और dxy ऊपर चला गया है. तो फाइनली क्या हो गया, सबसे ऊपर क्या है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या है dxy, और फिर क्या है dz स्क्वायर, और लास्ट में सबसे नीचे कौन है, dyz एंड dzx. तो ये होती है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में. और यहाँ पे देखिए डेल्टा sp से डिनोट होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. ठीक है, डेल्टा sp स्टैंड्स फॉर स्क्वायर प्लानर. तो ये था हमारा स्क्वायर प्लानर के बारे में. ये सब आपको नहीं करना है. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या चेक करना है, दो चीज़ें चेक करनी है कि जो हमारा कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है. तो ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा. तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, तो यहाँ देखिए, द सब्सटेंसेस विच हैव ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड diamagnetic,
while the substances which contain unpaired electrons are called paramagnetic. तो जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसमें जितने ज़्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कॉम्प्लेक्स उतना ही क्या होगा, डायामैग्नेटिक. The number of unpaired electrons in a given complex of a known geometry can be easily predicted provided we know whether the complex is low spin or high spin. तो हमें पता है दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लो स्पिन जिसमें पेयरिंग ज़्यादा होती है, हाई स्पिन जिसमें पेयरिंग कम होती है. तो हमेशा क्या होगा, जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी डायामैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी होगी और हाई स्पिन की क्या होगी, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर. तो देखिए, thus the complexes with weak ligand field are high spin complexes and are paramagnetic. ठीक है, हाई स्पिन वाले क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, एंड दोज विद स्ट्रॉन्ग ligand field are low spin complexes and diamagnetic और low magnetic character. तो यहाँ पे एग्जाम्पल सिंपल देखी जा रही है. यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर देखिए, फिगर 15. तो यहाँ पे क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. देखिए COF6 3 नेगेटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, जबकि ये CO अमोनियम में CONH3 3 पॉजिटिव में क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो इसीलिए जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं पैरामैग्नेटिक. यहाँ पे इस टॉपिक में से क्वेश्चंस क्या पूछ लिए जाते हैं, इसमें क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो इसमें आपको पता होना चाहिए हाई स्पिन बना है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है. टेट्राहेड्रल के केस में ये ध्यान रखना है, कभी भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते हैं, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनते हैं. ठीक है, तो कोई दो केस नहीं आएंगे इसमें, हमेशा एक ही केस आएगा हाई स्पिन का. जबकि ऑक्टाहेड्रल में D4 से लेके D7 तक डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. D4 से लेके D7 तक हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी. तो पहले देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में. तो D1 के सिस्टम, D1 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज T2G 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1. D2 के केस में क्या है, T2G 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2. D3 के केस में T2G 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3. D4 के केस में, अब D4 के केस में दो पार्ट्स हो जाते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है या लो स्पिन है. ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट देखिए, ए पार्ट है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2. पर जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये देखिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, T2G3 EG1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4. D5 में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, और हाई स्पिन में कितने हैं, 5. सिमिलरली इन केस ऑफ D6, लो स्पिन में 0 और हाई स्पिन में कितने हैं, 4. D7 में लो स्पिन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 और हाई स्पिन में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3. उसके बाद D8, D9, D10, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लो स्पिन है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही आएगी. D8 के लिए है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2, D9 के लिए 1 एंड D10 के लिए 0. अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की. तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में D1 के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, D2 के लिए 2, यहाँ पे फिगर मिसिंग है, ये आप बना सकते हैं. D3 के लिए 3, D4 के लिए 4, D5 के लिए 5, D6 के लिए 4, D7 के लिए 3, D8 के लिए, D8 का कुछ स्ट्रक्चर गलत लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें भी करेक्शन है. यहाँ पे D8 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी E4 एंड T2 5. यहाँ पे D8 के लिए यहाँ पे
T2 4 होगी, तो इसीलिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। D9 में 1 एंड D10 में 0। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। तो क्या पूछ लिया है, कोबाल्ट 3+ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, ऐसे ही Fe3+ ऑक्टाहेड्रल वीक फील्ड, Cr3+ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो इसमें आपको पता होना चाहिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी सिस्टम क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, वीक फील्ड में क्या होगा, तभी आप लोग क्या बता सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये हम पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, फिर ही हमें पता लगेगा कि कौन से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और कौन से लो स्पिन होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यहाँ पे फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ लिगेंड और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये क्या कहता है, द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड्स। The greater the ease with which the ligands can approach the metal ion, the greater will be the crystal field splitting caused by it. तो जितना ज़्यादा स्ट्रांगली लिगेंड अप्रोच कर सकता है मेटल आयन को, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी कि डेल्टा की वैल्यू। The ligands which cause only a small degree of crystal field splitting are called weak field ligand, while those which cause a large splitting are called strong field ligand. The spectrochemical series is an experimentally determined series. तो यहाँ पे क्या कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, तो ये देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। The common ligands can be arranged in an increasing order of splitting crystal field splitting delta. This regular order is called spectrochemical series. ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। The order remains almost the same for different metal ions. The spectrochemical series in the increasing order of crystal field splitting is given below. तो क्या है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्टार्ट हो रहे हैं आयोडाइड से, वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, और इंक्रीज हो रहे हैं फाइनली इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, कार्बन मोनोक्साइड, उससे कम है साइनाइड, उससे कम है NO2 नेगेटिव। ठीक है, फ्रॉम द सीरीज इट इज क्लियर दैट CO, cyano and nitrito are strong field ligand, whereas iodide, bromide, chloride are weak field ligand. ठीक है, तो यहाँ पे एक ये पॉइंट याद रखना है, इन जनरल लिगेंड्स अप टू अमोनिया आर कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड्स, while those on the right of ammonia are called strong field ligands. The order of spectrochemical series remains particularly same irrespective of the transition metal ion. तो ये क्या कह रहे हैं, अमोनिया से ऊपर जो भी है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया से नीचे जो भी है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। तो ये था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अमोनिया को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंसीडर करते हैं, ये आप यहाँ पे देखिए लाइन लिखी हुई है, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अमोनिया बॉर्डर लाइन केस है, तो इसको हम कहाँ कंसीडर करते हैं, अमोनिया को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन। The metal ion with higher oxidation state causes larger crystal field splitting than is done by the ion with lower oxidation state. तो यानी कि क्या मतलब है कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है उतनी ही ज़्यादा डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी। तो यहाँ इस टेबल में देखिए कोई एक आधी एग्जाम्पल आपको याद रखनी पड़ेगी
तो वेनेडियम के केस में जब वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो डेल्टा नॉट की वैल्यू है 1180 सेंटीमीटर इनवर्स। पर जब वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो ये क्या है, बढ़ गई है, जो 118003 वो क्या हो गई है, 18,000 हो गई है। ठीक है, तो यानी कि जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स यानी कि ट्रांजिशन सीरीज। तो इसमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा जो ट्रांजिशन मेटल आयन है वो कौन सी सीरीज का है, कि उसमें 3d ऑर्बिटल्स भरे हैं आखिरी में, या 4d ऑर्बिटल्स भरे हैं आखिरी में, या 5d ऑर्बिटल्स भरे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द एक्सटेंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए मेटल आयन इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट increases by about 30 to 50% on going from 3d series to 4d series। यानी कि 4d सीरीज में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 3d, और 5d में और भी ज़्यादा होगी। द इंक्रीज इज ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑन गोइंग फ्रॉम 4d सीरीज टू 5d सीरीज। तो ये एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, this may be explained on the basis that the 4d orbitals in comparison to 3d orbitals are bigger in size and extend further into space। तो आपको पता है हमेशा 4d का साइज हमेशा 3d से बड़ा होगा ऑर्बिटल्स का। As a result, the 4d orbitals can interact more strongly with the ligands and therefore the crystal field splitting is more। Similarly, 5d orbitals are bigger than 4d orbitals and delta naught of the third transition series is more than that of the second transition series। तो यहाँ भी आपको ये एग्जाम्पल आ सकते हैं, इसको याद करना पड़ेगा। लास्ट इसमें पॉइंट है वो है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ज्योमेट्री में हमें क्या करना है, तो हमने अभी पढ़ लिया था ऑलरेडी कि ऑक्टाहेड्रल के केस में डेल्टा की वैल्यू अलग होगी, टेट्राहेड्रल के केस में अलग होगी, और टेट्राहेड्रल की और ऑक्टाहेड्रल की जो कॉम्प्लेक्सेस का रिलेशन है आपस में वो क्या है, डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ। यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा कम होती है डेल्टा ओ से। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन crystal field splitting energy in octahedral complexes। तो अब ये क्वेश्चंस एक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड CFEC ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट इज FeH2O6 3 पॉजिटिव। अब वाटर क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड है फेरस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फेरिक है। Fe3 पॉजिटिव है। Fe3 पॉजिटिव में डी सिस्टम होता है D5 और वीक फील्ड लिगेंड है तो कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, T2G3 एंड Eg2, और इसी के कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 5, CFSE हो जाएगी 0। नेक्स्ट है क्रोमियम CrNH3 3 पॉजिटिव। अब क्रोमियम 3 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है D3, और अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसके कारण क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पर यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, D3 सिस्टम है, चाहे पेयरिंग हो चाहे ना हो, एक ही रिजल्ट मिलेगा हमें। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है और CFEC की वैल्यू हो जाएगी -12 DQ। यहाँ पे आगे एक और क्वेश्चन था, शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, CO NCS4 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रल। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो NCS है यहाँ पे वो लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, पर यहाँ पे क्या है, मेनली क्या है,
टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लिगेंड कौन सा है, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, E4T2 3। नेक्स्ट क्या है, FeCN6 4 नेगेटिव लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे देखिए Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो इसके कारण D6 सिस्टम है, और क्योंकि ये अपने आप ही बताया हुआ है कि लो स्पिन है, तो इसमें पेयरिंग होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G6। तो इस लेक्चर में इतना ही।